दोस्तों, चैनल पर बहुत ही मज़े का रोमांटिक नावल शुरू किया जा रहा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। नावल किस्तवार चैनल पर अपलोड होगा। हर रोज़ आपको नावल की एपिसोड मिलेगी। आज वाली एपिसोड पढ़कर ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नावल कैसा है। आज की एपिसोड मेरे कहने पर पढ़ लो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा नावल कितना मज़े का और दिलचस्प है। चलते हैं पहली शरारत नावल की पहली एपिसोड की तरफ। मेरा नाम कामरान है। हम पंजाब के एक छोटे से शहर के करीब एक छोटे से गांव में रहते हैं। सुंदस का गांव भी हमारे गांव से कुछ ही फासले पर है, यानी पैदल 1 घंटे और मोटर 10 मिनट का सफ़र है और साइकिल पर तकरीबन आधा घंटा लगता है। हमारा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मेरा एक भाई दुबई में होता है और एक भाई आर्मी में है। सुंदस के अबू यानी मेरे मामो सऊदी अरब में काम करते हैं और इसके भाई अभी छोटे हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो हम बहुत अमीर कबीर तो नहीं हैं, मगर अपनी ज़रूरियात हम बहुत अच्छे से पूरी कर लेते हैं। हमारे गांव में स्कूल न होने की वजह से मेरी पढ़ाई लेट शुरू हुई, जिसकी वजह से मैं और सुंदस एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन मेरे नंबर हमेशा सुंदस से ज़्यादा आते थे। बात इस वक्त की है जब 8वीं क्लास का रिजल्ट आया तो पता नहीं क्यों मेरे नंबर सुंदस से कम आए। उन दिनों मेरे मामो यानी सुंदस के अबू भी सऊदी अरब से छठी पर पाकिस्तान आए हुए थे। वो हमारे घर भी आए और बातों बातों में उम्मी से पूछने लगे कि इस बार कामरान के नंबर सुंदस से कम क्यों आए हैं, इसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, ये क्या करता रहता है। उम्मी को तो जैसे मेरी शिकायत का मौका मिल गया। कहने लगे, क्या बताऊं भाई, कामरान अब बिगड़ता जा रहा है और पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। मैं तो बोल बोल कर थक गई हूं। जब देखो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा होता है, इसीलिए अब की बार नंबर भी कम आए हैं। मेरे तो हाथ ही नहीं आता। मुझे बहुत तंग कर रखा है इसने। मामू ने मुझे डांटा और कहा कि अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे और वहीं रहोगे। अब मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। देखता हूं तुम कैसे नहीं पढ़ते। और मुझे लेकर अपने घर आ गए। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि उनके घर जाना किस तरह मेरी जिंदगी बदल देगा। गर्मियों की छुट्टियां थीं। मामू ने मुझे ट्यूशन डाल दी और घर से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी। अब मैं, सुंदस और रुबाब एक ही टीचर के पास पढ़ने जाते थे। मेरा टाइम 8 बजे शुरू होता और 10 बजे छठी हो जाती। इसके बाद सुंदस और रुबाब का टाइम शुरू हो जाता। मैं उन्हें पहुंचा और वापस ले आता। मेरे वहां जाने से सुंदस वगैरह बहुत खुश थे, लेकिन मैं कुछ दिन उदास रहा क्योंकि मुझे अपने दोस्तों से बिछड़ने का दुख था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते रहे मैं भी एडजस्ट हो गया। अब मेरा भी वहाँ दिल लग गया। हम सब इकट्ठे ही पढ़ते थे और एक साथ ही खेलते थे। इस वक्त मुझे गलत काम का कोई तजर्बा नहीं था। दोस्तों के जरिए इस बात का इल्म तो था कि ये क्या होता है और कैसे किया जाता है, लेकिन मुझे लड़की पटाने के बारे में कुछ पता नहीं था। हम लोग खेल भी बच्चों वाले ही खेलते थे। गंदे कामों की तरफ ज़हन ही नहीं जाता था। मेरे दूसरे मामों का घर भी इसी गांव में करीब ही था। फारिग वक्त में उनके घर भी चला जाता था। मेरे इस मामों का एक ही बेटा है जो मेरे बड़े भाई का हम उम्र है। मेरे इस मामों का नाम अजमल है। एक दिन अजमल मामों के घर शहर से कुछ मेहमान आए। उनके साथ 2 लड़कियां भी थीं। वो देखने में इतनी खूबसूरत नहीं थीं जितना बन के दुखा रही थीं। शहर में रहने की वजह से वो काफ़ी तेज थीं। मिलने जलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुंदस और इसकी बहनों ने लिफ्ट ही ना करवाई। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है तो सुंदस बोली, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरा दिल नहीं चाहता उनसे बातचीत करने को। मैं भी चुप कर गया। उन्हें गांव आए हुए काफ़ी दिन गुजर गए थे और वो ये भी नोट कर रही थीं कि हम सब हमेशा इकट्ठे ही रहते हैं, यहाँ तक कि रात को सोते वक्त भी छत पर हमारी चारपाइयाँ भी साथ साथ ही होती थीं। एक दिन हम सब छत पर खेल रहे थे। सुंदस की छुट्टियों के बाद स्कूल में परफॉर्मेंस करनी थी। वो इसी की तैयारी कर रही थी और साथ साथ मुझे भी सिखा रही थी। इतने में वो दोनों भी हमारे साथ आकर बैठ गईं और हमें देखने लगे और साथ साथ आपस में बातें करती और हमें देख देख कर हंस देती। ये बात सुंदस को बहुत बुरी लगी और वो नीचे चली गई और मैं भी इसके पीछे चल पड़ा। रुबाब भी मेरे साथ आने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने रुबाब को रोक लिया और वो उनके पास ही बैठ गई और मैं नीचे आ गया। रुबाब उनके साथ काफ़ी देर रही और जब वापस आई तो परेशान लग रही थी। रात को हम सब सोने के लिए लेट गए। नौशाना और रुबाब एक ही चारपाई पर सोती थीं
और मेरी चारपाई बिल्कुल उनके साथ होती थी। मैंने रुबाब से पूछा कि जब से वो उनके पास से आई है परेशान नजर आ रही है, क्या बात है? वो बोली, ऐसी कोई बात नहीं। मैं क्यों परेशान होने लगी? लेकिन मैं ना माना और सुंदस भी इससे पूछने लगी तो रुबाब बोली, अभी नहीं, पहले उनको चले जाने दो, इसके बाद सब कुछ बता दूंगी। मैंने सोचा जरूर दाल में कुछ काला है, कोई ऐसी वैसी बात ही होगी, इसलिए मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया तो रुबाब नाराज होने लगी और बोली कि उनके जाने से पहले बिल्कुल नहीं बताऊंगी। तो मैं खामोश हो गया। अगले दिन मैं उन्हें ट्यूशन से लेकर वापस आ रहा था। मैं आगे आगे चल रहा था, सुंदस और रुबाब पीछे पीछे आ रही थीं। मुझे रुबाब की आवाज आई, वो मुझसे कह रही थी कि तुम कल से हमें लेने के लिए मत आना। मैं बोला, क्यों, ऐसा क्या हो गया है कि तुम मना कर रही हो? रुबाब बोली, कुछ नहीं हुआ, बस तुम कल से मत आना, हम खुद ही आ जाया करेंगे। मैंने कहा, कुछ हुआ भी है मुझे तो बताओ। वो बोली, कुछ नहीं हुआ, बस कल से ना आना। इस पर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, ठीक है, नहीं आऊंगा, घर जाकर पहले मुमानी को यही बात कह देना। ये कहकर मैं तेज तेज कदम घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर मुझे बहुत उलझन सी हो रही थी, ऐसा क्या हुआ और वो कुछ बता भी नहीं रही है। इसी गुस्से में मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। जब मुमानी ने पूछा तो बहाना कर दिया कि अभी भूख नहीं है, कुछ देर बाद खा लूंगा। सुंदस को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो बार बार रुबाब से पूछ रही थी और रुबाब कुछ बताने की बजाय इससे बदतमीजी कर रही थी। मैं अकेला ही बैठा रहा, ना किसी से बातचीत की और ना ही रात का खाना खाया। मुमानी मुझे खाने के लिए बुलाती रही मगर मैं सोता बना रहा और कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मैं अपने ट्यूशन से वापस आ गया और जब उनको वापस लाने का टाइम हुआ तो मुमानी ने कहा कि उन दोनों को ले आओ, टाइम हो गया है। मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। अगर मुमानी को इनकार करता हूं तो वजह भी बतानी पड़ेगी। फिर मैंने सोचा कि चला जाता हूं और दूर दूर ही रहूंगा। मुमानी को क्या पता चलेगा कि मैं साथ में आया हूं, दूर दूर रहते हुए। ये सोचकर मैं ट्यूशन वाले घर की तरफ चल पड़ा और वहां पहुंचकर इस घर से कुछ फासले पर रुक गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद सुंदस और रुबाब दरवाजे से बाहर निकले। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो मेरी तरफ चल पड़ी और मैं मुड़कर घर की तरफ चल दिया। सुंदस मुझे पीछे से आवाजें दे रही थी लेकिन मैंने इसे इग्नोर किए रखा और घर पहुंच गया। मुझे सुंदस पर इसलिए गुस्सा आ रहा था कि वो इतना कुछ होने के बाद भी रुबाब के साथ चुपकी हुई थी और मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। दोपहर का खाना खाने के बाद सभी आराम करने के लिए लेट गए तो सुंदस मेरे पास आई। सुंदस, क्या बात है, मुंह क्यों बनाया हुआ है? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें इल्म ही नहीं। सुंदस, हाँ मुझे पता है और ये भी पता चल गया है कि रुबाब को तुमसे और मुझसे क्या मसला है। मैं थोड़ा जज्बाती होकर, सच्ची? तुम्हें कैसे पता चला? सुंदस, मुझे ट्यूशन में खुद रुबाब ने बताया है। अच्छा, अब बता भी दो, क्या तकलीफ है इसको, क्यों तंग कर रही है? सुंदस, मैं ये बात तुम्हें नहीं बता सकती, मुझे शर्म आती है। बता दो ना, ऐसी भी क्या बात है और हम तो दोस्त भी हैं, फिर मुझसे क्या शर्माना? वो काफी देर तक ना मानी, बार बार इनकार करती रही मगर मेरी जिद पर इसे बताना ही पड़ा। सुंदस, रुबाब को तस्नीम, वो लड़की जो मामू अजमल के घर आई हुई थी, ने बताया है कि सुंदस और कामरान एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात बताते वक्त सुंदस का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और ये पहला मौका था जब मैंने किसी लड़की को ऐसे शर्माते हुए देखा था। वैसे इस वक्त मैं भी घबरा गया था। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा तुमसे किसी और से भी। सुंदस, मुझे क्या पता, और इसने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं और तुम जरूर कुछ गंदी हरकतें भी करते होंगे, इसीलिए तो हर वक्त एक साथ रहते हैं। ये सब सुनकर मुझे जबरदस्त झटका लगा, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। ये और बात है कि सुंदस वाकई मुझे अच्छी लगती थी और मैं जब भी अपनी शादी के बारे में सोचता तो सुंदस का चेहरा मेरे तसव्वुर में आ जाता था, मगर मैंने कभी प्यार वियर के बारे में नहीं सोचा था। उठो और मेरे साथ चल लो, मैं अभी इस कमियनी से पूछता हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की। सुंदस, नहीं प्लीज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं कैसे सामना कर पाऊंगी। मैं इससे जरूर पूछूंगा, तुम ऐसा करो कि रुबाब को भी बिला लो ताकि हर बात इसके सामने क्लियर हो सके। इसने रुबाब को भी बिला लिया। रुबाब ने भी मुझे रोकने की बहुत कोशिश की मगर मैं ना माना और उन दोनों को लेकर मामू अजमल के घर पहुंच गया।
मामू के घर पर भी सब सो रहे थे और वो दोनों टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रही थीं। हम सब जाकर उनके पास खड़े हो गए। मैं गुस्से में वहां तक आ तो गया, मगर सच पूछो तो मुझे भी बहुत शर्म आ रही थी और कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी और समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या बात करूं। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया। मैं तस्नीम की तरफ देखते हुए, तुमने रुबाब को क्या कहा है? तस्नीम, क्या कहा है मैंने? मैं वही तो मैं पूछ रहा हूं, क्या कहा है तुमने रुबाब को हमारे बारे में और तुम्हें तकलीफ किया है? तस्नीम हंसते हुए मजाक उड़ाने के अंदाज में, मुझे तो बहुत सी तकलीफें हैं, तुम दूर नहीं कर सकते और ना तो मेरी बस की बात है। वैसे ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? मैं खुद से कह भी नहीं पा रहा था। आज से पहले मैंने सुंदस वगैरह के सामने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके कह ही दिया। तुमने रुबाब से कहा है कि कामरान और सुंदस एक दूसरे से प्यार करते हैं और गंदी गंदी हरकतें भी करते हैं? तस्नीम, हाँ कहा है मैंने, और तुम लोग ऐसा करते भी हो, मुझे सब पता है। तुम बकवास करती हो, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, तुम ही करती होगी, इसीलिए तो ऐसा बोल रही हो। तस्नीम, हाँ मैं तो बहुत कुछ करती हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तुम क्यों जलते हो? ये कहकर वो दोनों हंसने लगे और हम तीनों शर्मिंदा सा मुंह लिए उनके सामने खड़े थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस कमियनी लड़की को क्या जवाब दूं। आखिर इससे जान भी तो छुड़वानी थी, तो इसे कहा, मैं आज के बाद मैं मेरी मुंह से ऐसी कोई बकवास ना सुनूं, हम ऐसा कुछ नहीं करते। ये कहकर हम अपने घर की तरफ पलट पड़े और पीछे से उनके हंसने की आवाजें आती रहे। हम तीनों वापस घर पहुंच गए, लेकिन हम तीनों एक दूसरे से नजरें चरा रहे थे और पता नहीं क्यों एक तरह से शर्मिंदगी सी महसूस कर रहे थे। हम एक दूसरे से कोई बात भी नहीं कर पा रहे थे। इस वाकये से एक तब्दीली जरूर आई कि सुंदस ने अब मुझसे बाकायदा शर्माना शुरू कर दिया था और मैंने भी सुंदस को इस नज़र से, यानी पसंदीदगी की नज़र से देखना शुरू कर दिया था। सुंदस मुझे देख देख कर मुस्कुराती रहती और शर्माती रहती और मैं भी इसे बहुत पसंद करने लगा था। ये बदलो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह दिन गुजरते गए और हमारी पसंदीदगी प्यार में बदल गई। मैं उनके घर से वापस आ गया था, मगर अब मेरा दिल अपने घर पर नहीं लगता था, इसलिए अक्सर सुंदस के घर का चक्कर लगा लेता था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे, मगर दोनों में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि इसका इजहार कर सके। हम अपने प्यार का इजहार नज़रों ही नज़रों में कर लिया करते थे। अब भी सोचते होंगे कि हम इतने बुज़दिल थे कि इजहार भी ना कर पाए, लेकिन जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं इस वक्त ऐसा नहीं था। देहातों में इस किस्म की बातों को बहुत मयूब समझा जाता है, और कुछ हमारी फैमिली भी खिले ज़हन की नहीं थी, और दूसरे मुझ में भी इतना हौसला नहीं था, क्योंकि मैं घर से भी कम ही बाहर निकलता था, इसीलिए उन सब बातों से बहुत डर लगता था। मुख्तसर ये कि इसी तरह दिन गुजरते गए और हमारी मोहब्बत इजहार के बगैर ही परवान चढ़ती गई। हम दोनों में कुछ करने की तलब बढ़ रही थी और हम मौका की तलाश में रहते कि कभी अकेले में मिलने और हाल दिल कहने का मौका मिल जाए। जब हम 10वीं के इम्तिहान से फारिग हुए तो इन्हीं दिनों मामो अजमल के बेटे हसीब की शादी शुरू हो गई, यानी हमारा आखिरी पेपर था और उनकी मेहंदी थी। हम सब घर वाले कुछ दिन पहले ही उनके घर चले गए थे। रात को मैं बैठा पड़ रहा था तो ऐसे में सुंदस मेरे पास आ गई। सुंदस, क्या कर रहे हो? कामरान, मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। सुंदस, क्यों, क्या मेहंदी में शामिल नहीं होना? मुझे नहीं पता, कल मेरा आखिरी पेपर है। सुंदस, प्लीज कामरान ऐसा मत करो, आओ बाहर चलते हैं। सब कितना मजा कर रहे हैं और तुम्हारी वजह से सब मुझे कह रहे हैं कि कामरान कितनी मेहनत कर रहा है और तुम ही कोई फिक्र ही नहीं है। तुम्हारा भी तो पेपर है, जाओ तुम भी जाकर पढ़ाई करो। मैं तो ठीक है ना, अभी पढ़ लो, मजे बाद में कर लेंगे। मैंने जानबूझकर डबल मीनिंग वाली बात की। मैं देखना चाहता था कि वो जवाब में क्या कहती है। सुंदस मेरी तरफ गौर से देखते हुए, नहीं, मुझे अभी मजे करने हैं। मैं सोच लो। सुंदस, सोच लिया। तुमने भाग जाना है। सुंदस मुझे चैलेंज करने वाले अंदाज में, तुम्हारी भूल है, तुम मुझे नहीं भगा सकते। तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। सुंदस, बहुत अच्छी तरह जानती हूं तुम है, जितने तुम 30 मार खान हो। मैंने कुछ किया तो तुमने अभी रोने बैठ जाना है। छोड़ो, रहने दो, मुझे अभी पढ़ना है। सुंदस ने जब ये सुना तो आगे बढ़कर मेरी किताब खींच ली और अपने पीछे छुपा ली, अपनी किताब वापस लेने के लिए। मैं इसकी तरफ तेजी से लपका, जिसकी वजह से मेरा सीना सीधा सुंदस से जा टकराया। ये पहली बार थी कि किसी लड़की के ऐसे हुआ था। मेरी बोलती बंद हो चुकी थी और सुंदस भी बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी।
हम जिंदगी में पहली बार एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि हम एक दूसरे की सांसें भी महसूस कर रहे थे। सुंदस के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, मगर मेरा हाल बहुत बुरा था। इसके लम्स ने मेरे अंदर हलचल सी मचा दी थी। मैं एक झटके से पीछे हटा और बाहर निकल गया। बाद में मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि इतना अच्छा मौका था और मैं कुछ भी नहीं कर सका। सुंदस लड़की होकर भी वहीं खड़ी रही और मैं लड़का होने के बावजूद बुज़दिलों की तरह वहां से भाग आया। मगर मैं कर भी क्या सकता था? इस वक्त मैं डरता भी तो बहुत था। दूसरे मेरा पहला मौका था और कॉन्फिडेंस की कमी भी थी और किसी के आ जाने का डर भी तो था। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते रहे, एक दूसरे को देखते भी रहते और जैसे ही नजरें मिलते तो उधर उधर देखना शुरू कर देते। मैंने कई दफा नोट किया कि सुंदस मुझे देख रही होती थी, लेकिन मैं जैसे ही इसकी तरफ देखता वो नजरें चरा लेती और कुछ ऐसा ही मेरा भी हाल था। मैंने इसकी आंखों में मोहब्बत का इकरार देख लिया था, मगर मैं ये चाहता था कि वो अपनी जुबान से भी इकरार करने में पहल करे, क्योंकि मैं ऐसा करने के लिए अपने अंदर हौसला पैदा नहीं कर पा रहा था। इसी कश्मकश में शादी का फंक्शन खत्म हो गया और हम सब अपने अपने घरों को लूट गए। कुछ दिनों के बाद हमारा मैट्रिक का रिजल्ट भी आ गया। हम इतने ज़हीन और मेहनती तो नहीं थे कि बोर्ड टॉप कर लेते, लेकिन पास जरूर हो गए थे और मेरे लिए तो ये भी बहुत था। मेरे 850 में से 653 नंबर आए थे और सुंदस के 850 में से 601 नंबर आए थे। सब हमारे पास होने पर बहुत खुश थे। मामू ने सऊदी अरब से हमारे पास होने की खुशी में इनाम के तौर पर 2 मोबाइल फ़ोन भेज दिए, एक मेरे लिए और दूसरा सुंदस के लिए। मोबाइल मिलने पर हम दोनों बहुत खुश थे। सच पूछो तो इतनी खुशी हमें पास होने की नहीं हुई थी जितनी मोबाइल मिलने पर हुई थी। अब हम दोनों के पास मोबाइल था और हम एक दूसरे को शेर व शायरी और लतीफ़ों के मैसेज कर दिया करते थे, लेकिन अभी तक हमारी बातचीत 4 बजे के आसपास नहीं हो पाई थी। फिर एक दिन तकरीबन 18 अगस्त जुमेरात के दिन सुंदस का मैसेज आ गया। सुंदस, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे कामरान? मुझे तो लगता है कि हम पहले ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। सुंदस, वो वाली दोस्ती नहीं, बल्कि पक्की वाली दोस्ती करोगे क्या? दोस्ती तो दोस्ती ही होती है, ये पक्की वाली और कच्ची वाली क्या होती है? सुंदस, पक्की वाली दोस्ती वो होती है जिसमें एक दूसरे से शर्माए बगैर दिल की हर बात कर सकते हैं। अब बताओ, करोगे मुझसे ऐसी दोस्ती? अगर ऐसी बात है तो मुझे मंजूर है। सुंदस, थैंक यू वेरी मच। तो फिर आज से हम पक्के वाले दोस्त। हाँ, बिल्कुल पक्के वाले दोस्त। फिर इस दिन के बाद से हमारी बातचीत मैसेज पर शुरू हो गई और हम सारा दिन मैसेज पर लगे रहते थे। उधर उधर की बातें होती रहती, मगर हम सारा दिन इसी में लगे रहते। दोनों में से किसी ने भी अब तक इजहार मोहब्बत नहीं किया था। शायद वो मेरे मुंह से सुनना चाहती थी और मैं चाहता था कि पहल वो करे। इसी कश्मकश में काफी दिन गुजर गए। फिर एक दिन ऐसे ही बातें करते करते सुंदस ने मुझसे पूछा, सुंदस, तुम किसी से प्यार करते हो क्या? हाँ, करता तो हूँ। सुंदस, अच्छा, बताओ कौन है वो? तुम जानती हो इसे? सुंदस, बताओ ना, कौन है? मेरी कजिन है, वो बहुत ही प्यारी है। सुंदस, नाम बताओ इसका, कौन सी कजिन है? मैं तुम्हें इसका नाम नहीं बताऊंगा, तुम खुद ही गैस कर लो। सुंदस, नहीं ना, तुम खुद ही बता दो। अब तो हम पक्के वाले दोस्त हैं, मुझसे क्यों छुपा रहे हो? हाँ, दोस्त तो हैं, मगर मैं सोचता हूँ अगर मैंने इसका नाम बता दिया तो वो नाराज ना हो जाए। सुंदस, क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? और क्या तुम दोनों ने कभी इजहार मोहब्बत भी किया है? लगता तो है कि वो भी मुझसे प्यार करती है, मगर शायद वो भी मेरी तरह इजहार करने से डरती है। सुंदस, अच्छा, अब बता भी दो, आखिर वो है कौन? मैं तुम्हें बता तो दूं, लेकिन अगर वो गुस्सा हो गई तो